वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक हम उन बेसिक इश्यूज़ के गिर्द घूम रहे हैं जिनका इजहार, जिनकी निशानदेही और जिसका रोड मैप भी कायद आज़म ने कानून साज असम्बली से खिताब में जब 1947 11 अगस्त को दिया था, अभी तक हम वहीं पर घूम रहे हैं। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? हाफिज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? देखिए खालिद भाई, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हमारी पहले दिन से मुल्क तो हमने ले लिया। कायद आज़म हमारे लीडर थे और हमारे जितने भी ये लीडर्स थे, इन्होंने 1940 की जो आपकी रेजोल्यूशन है उसके बाद 7 साल के अंदर स्ट्रगल कर ली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल सेटबैक इस कंट्री को आया वो ये था कि आपने जो 1946 के इलेक्शंस वाले सारे लोग थे, उनको ही आपने पाकिस्तान के जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर लेके आए। और जब आप वहाँ पे लेके अंदर आए तो जो उनका असल मैंडेट ये था कि इस मुल्क के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें कि बना ही नहीं है। और इस दौरान अल्लाह ताला जो है वो कायद आज़म को दुनिया से ले गया, और वो भी बहुत बड़ा एक सेटबैक था कि एक नई कौम थी, एक नया मुल्क था, उसके अंदर एक बड़ा लीडर चाहिए था, और वो लीडर जो है वो दुनिया के अंदर से जल्दी चले गए। और फिर एक जो टग ऑफ वॉर जो है वो आपकी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर वो स्टार्ट हुई। उसके बाद लियाकत अली ख़ान साहब का जो है वो शहीद हो गए लियाकत बाग के अंदर। और फिर 1956 के अंदर जाके जब हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ गए तो आगे फिर आपने देखा कि हम मिलिट्री रजीम के अंदर चले गए। फिर 1962 का एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो एक और पैरामीटर्स के अंदर आया। फिर हमारे साथ जो है वो एक इंसिडेंट जो है वो डिबैकल ऑफ पाकिस्तान जो है या बांग्लादेश वो बन गया उसके अंदर। और 73 के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर लेके आए तो वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लेके आए तो जो उसके इम्प्लीमेंटेशन वाले कुछ एरियाज थे उसको हमने टाइम पीरियड के अंदर डाल दिया। उसके अंदर हमने कोटे को भी टाइम पीरियड के अंदर डाल दिया। उसके अंदर खाली साहब असल जो चीज़ थी वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, कि इस मुल्क के अंदर फौरी इंसाफ होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर तमाम जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स आने चाहिए। वो आज भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पे नहीं ले रहे। वो हम ये कहते हैं कि जी ये स्टेट करे या ना करे, स्टेट ऑब्लिगेशन के अंदर हम नहीं लेके आए, और सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और ये जो है आपका 8 10 12 जो है वो जनरली हम लेके आए। असल तो वो था आपका। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1977 के अंदर इस मुल्क के अंदर एक और जब इलेक्शंस आए और एक पूरी कंट्रोवर्सी आई, उस कंट्रोवर्सी के बाद फिर एक मार्शल लॉ आया। फिर इस मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जो है वो 1988 से लेके 99 तक गई। फिर एक मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर आया। फिर 2008 के अंदर जब ये सारी चीज़ें दोबारा रीसेटल डाउन हुई तो जब अगला फेज़ आया तो फिर हम 2013 के अंदर एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के अंदर चले गए। तो जो बुनियादी चीज़ थी मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस को, जस्टिस को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को, और उसके बाद जो स्टेट का टिल्ट होना चाहिए था पाकिस्तान के आम आदमी की तरफ, पाकिस्तान के लोगों की तरफ, वो नहीं है। उसका ही रिजल्ट ये निकला है कि आपके मुल्क के अंदर अब टॉलरेंस नहीं है, और जब टॉलरेंस नहीं आती तो फिर ये है कि माइट इज़ राइट। वो अगर थाना आपके पास है तो आप तगड़े हैं। और ये मुझे कई दफ़ा जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि अगर थाना और कचहरी हमारे हाथ से निकल जाए तो हमें पाकिस्तान का कौन पॉलिटिशियन। और फिर ज़ियाउल हक साहब दौर के अंदर खालिद साहब वो फंड्स आ गए, वो नालियां आ गई, वो सड़कें आ, तो ये सारी चीजें जो डाइवर्जन की तरफ चली गई हैं, मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव से हट गया। राय साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि इसका लबे-लुआब जो सारी बात की हाफिज साहब ने, अगर कायद आज़म के 2-3 खिताब जिनका मैंने हवाला दिया, चिटागांग में सरकारी अफसरों से किया, फिर पेशावर में भी किया, स्टाफ कॉलेज क्वेटा में भी किया, उसमें और वैसे भी कायद आज़म का या बानियान पाकिस्तान का जो कंसेप्ट हो ये था कि पाकिस्तान में जो हाकिमियत होगी अवाम की होगी, थ्रू जैसे अभी आइन में है कि अवामी नुमाइंदों के थ्रू, और हुकूमत सियासतदान करेंगे, और सिविल सर्विस या जो इदारे हैं ये अवाम के खिदमत गुजार होंगे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कायद आज़म ने। आप नहीं समझते कि 7 दहाइयों में जो खिदमत गुजार जिसको होना चाहिए था वो हाकिम बन गए, और सियासतदान फ़ख्र से लिखते हैं कि हम खादम आला हैं, हम खादम हैं आपके अवाम के, और उन्होंने जिन्हें हुकूमत करनी थी वो खादम बन गए हैं। वो बस फिर जब खादम बन गए हैं वो, तो फिर अवाम को समझ आ गई कि जी हम तो खादिम बनने के लिए नहीं थे, हम तो एक आज़ाद नेशन थे, हम तो बेगर्स नहीं थे। और ये देखिए जी, इट्स नॉट वेरी सिंपल। ये सारा अगर हम पीछे ट्रेवल करते हैं हिस्ट्री में तो इट वाज कि जी जो हमने जमहूरियत को जिस अंदाज में लिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत का सिर्फ फेस रखा गया, एंड अनफॉर्चुनेटली
जमहूरियत में जो वो 22 खानदान थे, फिर जो और उसके बाद सिस्टम आया, और जिस अंदाज से पर्टिकुलरली आफ्टर लेट 70s और ज़िया-उल हक साहब, और ज़िया-उल हक साहब के बाद हमने जो जंगें लड़नी शुरू कर दी लोगों की, हमने वॉर में चले गए रशिया के खिलाफ, फिर ये दूसरे सिस्टम, और अल्टीमेटली जो हमारे सियासतदान थे उनको हमने एक लाइसेंस देना शुरू किया। कायद-ए-आज़म की जो सबसे जो सुनहरी बात थी वो तो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो तो एक चाय का प्याला भी करप्शन की तरफ नहीं जाने देते थे। तो करप्शन जब ज़िया-उल हक साहब के बाद आ गई, और करप्शन के इस्तेमाल से पार्टीज जो सी हैं वो समझती थी कि जी पार्टी को चलाने के लिए करप्शन होनी चाहिए, और ये करप्शन हर तरफ जाती रही। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट अल्टीमेटली वो एक ऐसा एरा था कि जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया डेवलप नहीं था, आवाम में आगाही नहीं थी, और आवाम दुनिया के साथ, क्योंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, हर किसी को पता है कि जी मॉस्को में क्या हुआ, किसने हमला किया, कितने लोग मारे गए, कौन थे वो लोग, और उन्होंने अगर दहशतगर्द पकड़े हैं तो वो कहाँ के लोग थे। एक चीज विद इन सेकेंड्स मिनट्स आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, आवाम के सामने भी है। तो अगर हमें मॉस्को की पूरी खबर मिल जाती है तो हमें अपने मुल्क का भी अंदाजा हो जाता है, हमें अपने मुल्क भी हमारे आंखों के भी सामने है और सोशल मीडिया पे भी है। तो हम अगर इन चीजों से पर्दापोशी करेंगे, हम अगर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे, हम अगर कहेंगे नहीं जी इसको तो पिन पॉइंट ही नहीं करना, हमको बस सिर्फ ये करना है कि जी ठीक है, अगर एक सिस्टम किसी तरीके से थाना हमारे पास है या पावर हमारे पास है, हमने देखना है कि पावर तो है अवाम की, और जब तक ये पावर अवाम को डायलूट नहीं होती, अवाम को नहीं दी जाती, और अवाम की जो मैंडेट है या अवाम की जो प्रायोरिटीज हैं, या अवाम जिसको समझती है कि जी अब वो अवाम जो हम देखिए, आप हम अपने वालिदैन की आप बात करें, उनका एरा गुजर गया, हमारा भी ऑलमोस्ट अब एंड पे है। लोगों ने इन सब को नहीं देखा, नई जनरेशन ने देखना है कि जी इस पूरे जो ग्लोबल विलेज को वो कंपेयर करना है। उसने देखना है कि न्यूजीलैंड का वजीर आजम क्या करता है, उसके सामने है कि कनाडा का वजीर आजम क्या करता है, उसके सामने है कि भारत में वजीर आजम क्या कर रहा है, उसके सामने है चाइना में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीजों को जब वो कंपेयर करता है तो फिर वो एक डिसीजन पावर लेता है, वो फिर अपनी जो उसकी इस सोच है उसके मुताबिक वो लोगों को परखता है। तो द ओनली सोल्यूशन इज कि लेट्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन, अदालतें, उनको क्या अदालतों का समझ नहीं आती? क्या हम उन्हें जाहिल समझते हैं कि उन्हें नजर नहीं आता कि कैसे फैसले होते हैं, कैसे लोग अंदर हैं, कैसे खवातीन अंदर हैं, कैसे लोग आते हैं तो एकदम क्लियरेंस भी मिल जाती है, कैसे जैसे मियां साहब थे, क्या उनको नजर नहीं आता कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बायक जुम्बद से कलम के जी बेटे से तनख्वाह नहीं ले, चलो जी फारिग। फिर एक और वजीर आजम साहब आते हैं, उनको कहा जाता है कि जी आप भी फारिग। ये तमाम चीजें अवाम को भी नजर आ रही हैं। जी जी बिल्कुल। साकिब बशीर ने भी हमें ज्वाइन किया है, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, और जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हम प्रिजनर राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स जो हैं कि वो किधर चले जाते हैं। साकिब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब के केस में कहा गया कि पहले शायद वो गिरे हैं, फिर कहा गया कि उनको कोई मामूली फ्रैक्चर हुआ, फिर कहा गया कि नहीं कि शायद उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं, वो कोर्ट में भी पेश नहीं हो पा रहे। तो क्या किसी वो हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल में भी नहीं है, जेल में ही ट्रीटमेंट हो रही है उनकी? बहुत शुक्रिया। एक तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जेल के हॉस्पिटल में ही जो है वो की जा रही है, और उनका जो मेडिकली मुआयना था वो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने किया था। और इसमें जो मेरे ख्याल में ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि जो वज़ीर परवेज़ इलाही हैं वो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई केसेस हैं भी तो वो कानून के मुताबिक ही चलने हैं। फिर वो उनकी एज भी तकरीबन 70 के करीब उनकी भी एज है। तो इस सारे तनाजुर को अगर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह ये बताया जा रहा है, एक्चुअल पिक्चर अभी तक सामने उस तरह नहीं आई। जो जेल हुकाम ने रिकॉर्ड पे चीज़ लाई है वो यही है कि फिसलन की वजह से हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि फिसलन की वजह से 4 पसलियाँ उनकी टूट गई हैं, और अच्छे भले उनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कहीं ना कहीं उनको कई वो
उनके असरात जो है वो उसके मौजूद हैं। तो उनका एक तो ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अगर किसी बाहर के किसी हॉस्पिटल में उनको लाना पड़े तो उनको जरूर लाना चाहिए। और इसका थोड़ा सा तनाजुर, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम नाजरीन को जरूर बताना चाहेंगे कि एक्चुअल जो सूरत हाल है इस वक्त, वो मैं आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि चौधरी परवेज इलाही जिन केसेस में इस वक्त जेल में, उन केसेस में वो अगर बेल अप्लाई करेंगे, जमानत अप्लाई करेंगे, तो उनकी जमानत फौरन हो जाएगी। तो अब सुनने वाले और देखने वालों का अगला सवाल ये होगा कि जमानत क्यों नहीं करवा रहे? जमानत इसलिए नहीं करवा रहे कि इससे कबल भी उनको 8-10 केसेस में पिछले 5-6 माह में हमने देखा कि एक केस में से वो निकलते हैं तो दूसरे में उनको धर लिया जाता है, दूसरे से में से निकलते हैं तो तीसरे में गिरफ्तारी, तो तीसरे में से निकलते हैं तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में, जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ जो खिलवाड़ हुआ लाहौर में, वो हम सब ने देख लिया। और लाहौर हाई कोर्ट के एक जो अफसर थे वो साथ जा रहे थे, उनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके ले आई और उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें जब उन्होंने देखा कि हमारी अदालतें बिल्कुल बेबस हो चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने जमानत ही नहीं करवाई। तो ये एक तो पहलू परवेज इलाही साहब की सेहत और उनके जो मेडिकल कंडीशन है जो उनके साथ हुआ है वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू उससे ज्यादा खतरनाक है कि इंसाफ की उम्मीद खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, वो आस उम्मीद, वो एक सिस्टम ही खत्म हो गया है कि अदलिया के साथ थोड़ा सा होता था कि जो लोग आ रहे हैं वो समझते थे कि हम अब जो है वो एक कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं और हम जो है वो कानून के सामने अपने आप को जो है वो रख रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, अदलिया प्रोटेक्शन दी, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं दी गई। और ये जो अवाम का अदलिया पर जो एतमाद खत्म होना, मेरा ये ख्याल है सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है, बड़ी बात है, ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है, जी बात है कि मैं क्विकली जरा इस पे हाफिज साहब, राज साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि ये उम्मीद क्यों खत्म हो रही है। हमारे पास 1.5 से 2 मिनट है, हाफिज साहब क्विकली अगर 30-40 सेकंड में आप कर दें, और राज साहब आप भी, के अवाम की उम्मीद, क्या लीडरशिप की उम्मीद खत्म हो रही है निज़ाम इंसाफ से? देखिए खालिद साहब, इंसाफ के जो निज़ाम है वो 1947 से ही पाकिस्तान के अंदर फंक्शनल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पहला कमीशन बना था वो 1954 के अंदर बना था, और उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये निज़ाम इंसाफ डिलीवर नहीं कर रहा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर रहा और लोग इस निज़ाम इंसाफ से तंग है। उसके बाद जस्टिस हमूद रहमान की सरबराही में 1969 से लेके 71 तक भी यही बना कि ये इंसाफ का निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, लोग इससे तंग हैं, इसे बदलने की ज़रूरत है। और आज 2024 में भी यही बात है कि पाकिस्तान का ये जो निज़ाम चल रहा है, ये एक अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम है जिसे हमने बोरो किया हुआ है। इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है और हाई हैंडेडनेस इतनी है इस चीज़ के अंदर है कि हमने आज भी थाने को ताकतवर किया हुआ है, हमने आज भी मैजिस्ट्रेट को ताकतवर किया हुआ है, हमने आज भी डीसी को ताकतवर किया हुआ है। तो जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी जब गवर्नमेंट के अंदर थे तो किसी ने कोशिश नहीं की कि इस डीसी को, एसएचओ को और उसके बाद इस अदालती निज़ाम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। चूँकि जब हम पावर के अंदर होते हैं हमें सूट करता है, और चूँकि हमें आवाम का पता नहीं होता, लेकिन जब हम सिस्टम के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं है, हमें इस आउटडेटेड निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। हमें नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। इंसाफ की ग्रेडिंग आप देख लें कि दुनिया में हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट लेकर लोग इस निज़ाम से तंग हैं और इस निज़ाम की वजह से मुल्क के अंदर एक अनार्की की फजा। राज साहब, विद इन अ मिनट की कैसे ये उम्मीद बहाल होगी? देखिए, ये बातें जो हाफिज साहब ने की, ये अदलिया खुद भी कर रही है, अदलिया को खुद भी एहसास है। और अगले दिन मैं एक सुन रहा था कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जी हमारा भी कोई दुनिया में जो रैंकिंग है कोई माशाल्लाह इतनी अच्छी नहीं है, और इसको अब दुरुस्त कैसे करना है। देखिए, आप किसी एक अदारे को दुरुस्त नहीं कर सकते, आपने तमाम अदारों को में रिफॉर्म्स लानी है, तमाम अदारों को लेके चलना है, और इसको दुरुस्त करने के लिए आपको पार्लियामेंट की जरूरत है, कानून साजी की जरूरत है, और ऐसी पार्लियामेंट की जरूरत है कि जो कि लेजिस्लेशन के लिए वहां पे मौजूद हो, और वो पार्लियामेंट हो कि जो अवाम की चुनी हुई एक जेन्युइन पार्लियामेंट हो, जिसमें लोग इसलिए नहीं आएंगे जी अगर मैं एमपीए बन गया हूं तो मैंने सेनेट के इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए कमाने हैं और वोट देना है, और अगर मैंने दूसरे इलेक्शन में जाके वोट दे के इस किस्म की चीजों को जब तक नहीं होगा। और इसका वाहिद हल यही है कि अवाम एक जेन्युइन पार्लियामेंट लेके आए, और वो जेन्युइन पार्लियामेंट जो सी है लेजिस्लेशन करे, अदरवाइज साजी करे। बहुत शुक्रिया राजा आमिर वाज साहब आपका, साकिब बशीर और हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान को दरपेश कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ और जो जुग्राफियाई सूरत हाल है
उसके तनाजुर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उससे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।